हेलो व्यूअर्स, मैं शिल्पी संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं और आज के अपने इस वीडियो में हम टारगेट प्रीलिम्स बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर में चर्चा किए गए मुद्दों पर आधारित 5 प्रश्नों को आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। आइए अपनी स्क्रीन पर पहले प्रश्न को देखिए। ई श्रम पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। चलिए हम विचार कर लेते हैं क्या है। पहला कथन क्या कह रहा है कि इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ये तो रही इस प्रश्न के पहले कथन की बात। देखिए क्या होता है, जब भी कभी हमें ऐसे पोर्टल या योजनाओं से संबंधित प्रश्न हमारे सामने आते हैं तो हमें 2-3 मोटी चीज़ों पे ध्यान रखना होता है, जैसे कि ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, उसका उद्देश्य क्या है, क्या ये पर्टिकुलर वर्क के लिए लेकर आए हैं या सभी के लिए इसमें उद्देश्य छुपा हुआ है, इसके लाने का कारण क्या है बेसिकली। तो देख लेते हैं, ये जो पहली लाइन है, इसे श्रम व रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया इस पोर्टल को, तो ये कथन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, जिसमें इसका उद्देश्य दिया गया है, संगठित व असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। देखिए ये कथन समझने से पहले ये सही है या नहीं, इससे पहले हमें ये जानना होगा कि संगठित असंगठित और संगठित क्षेत्र होते क्या है, तभी तो हम डिफरेंस बता पाएंगे कि भाई किसके लिए लाया गया, किस क्षेत्र की ये बात कर रहा है। तो देखिए संगठित क्षेत्र वो होते हैं जिस क्षेत्र में रोजगार की शर्तें तय की जाती हैं, जिसमें उनको बोनस भी दिया जाता है, जिसमें उनको चिकित्सा सुविधा भी दी जाती है, जिसमें संगठित क्षेत्र में जिनको क्या होता है कि यात्रा के अवकाश के लिए इनको मुआवजा दिया जाता है, वहां इनको पेंशन भी दिया जाता है और ओवर टाइम के लिए इन श्रमिकों को जो है वो अधिक पारिश्रमिक भी दिया जाता है। तो इत्यादि लाभ उनको संगठित क्षेत्र में मिलते हैं। ये तो रही संगठित क्षेत्र की बात। अब असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स क्या होते हैं, जिसमें इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, संगठित क्षेत्रों का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। यहाँ पर क्या होता है कि इस क्षेत्र में रोजगार की कोई शर्तें ही तय नहीं होती, भाई रोजगार भी नहीं दिया जाता तो उसकी कोई शर्तें भी इस तरह की तय नहीं होती। वहाँ पर पर डे के हिसाब से इनको वेतन मिलता है, वहाँ पर चिकित्सा संबंधी कोई सुविधाएं नहीं होती, पेंशन की तो बात ही भूल जाइए, है ना। और यहाँ पर ओवर टाइम करने के लिए, ओवर टाइम एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए कोई अधिक पारिश्रमिक देने की बात नहीं की जाती है। तो इसी आधार पर यहाँ पर संगठित नहीं बल्कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनको इस योजना का लाभ पहुंचाना है और इसी आधार पर हमारा ये कथन गलत हो जाता है, जबकि पहला कथन ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा कथन सही है, पूछ रहे कौन से ऑप्शंस जो है वो सही है। तो पहला कथन हमारा ठीक था, यानी कि केवल एक जो आंसर है इसका बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा इसका गलत है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन यानी कि NRF के संदर्भ में हमें निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं पहला कथन क्या कह रहा है इसका, इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए यहाँ पर मज़ेदार बात क्या है, जबकि अगर हमें नहीं पता होगा ना तो हम यहाँ फोकस करेंगे, फिर हम इन दोनों चीज़ों पे फोकस करेंगे। तो भाई इस हिसाब से अगर अनुसंधान की बात की जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी थोड़ा मुझे तो लगता है हो सकता है, आपको भी कुछ लग रहा होगा कि हो सकता है। लेकिन मज़ेदार बात ये है कि जब ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी आपके सामने आए तो UPSC में क्या होता है, यहाँ पर दिखने में तो लगता है कि ये इसी से संबंधित है, लेकिन ये इससे संबंधित है ही नहीं। देखिए कैसे, यहाँ पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसको नहीं लॉन्च किया गया, बल्कि यहाँ पर क्या हुआ है, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई थी उसमें कहा गया था कि हमारी जो हायर एजुकेशन है उसमें शोध को और यानी कि रिसर्च को और बढ़ावा देने के लिए किसका राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के स्थापित करने का प्रावधान उसमें दिया गया था। ये इस आधार पर हमारा ये कथन गलत हो जाता है, स्पष्ट है। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि इसका उद्देश्य, चलिए भाई अब इसका उद्देश्य भी देख लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पर हमारा ये कथन गलत हो जाता है तो हो सकता है हमें से कुछ लोग सोच लें कि यहाँ पर ये भी तो गलत हो जाएगा, भाई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात कर रहा है, बिल्कुल गलत होगा। पर इस आधार पे नहीं, क्योंकि पहला कथन इसमें गलत है। इस आधार पे, क्योंकि अगर मैंने बताया पहला कथन गलत था क्योंकि इसमें हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की गई उसके अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया। तो सोचिए यहाँ पर कह रहे हैं कि केवल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विषयों के में अनुसंधान के कार्य को बढ़ावा देना है। तो आप सोचिए, शिक्षा एक बहुत बड़ा ब्रॉड एक वर्ड है और बहुत ब्रॉड एक चीज़ है, ठीक है। तो उसमें क्या सिर्फ हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, तो क्या सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ही अनुसंधान की बात की जाएगी? शिक्षा तो इतनी बड़ी चीज़ है, उसमें तो काफ़ी कुछ आ जाएगा, उसमें और भी सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये क्यों गलत है, क्योंकि केवल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विषयों में अनुसंधान के कार्य को बढ़ावा देने की बात नहीं की गई है, बल्कि उसके साथ साथ इसमें किसकी बात की गई है, सामाजिक हमारे जो सोशल सब्जेक्ट
सब्जेक्ट्स हैं उनमें स्रोत की बढ़ावा देने की बात की गई है, वहीं इसमें कला एवं मानविकी में भी अनुसंधान को कार्य को बढ़ावा देने की बात की गई है और इसके लिए एनआरएफ जो है इसमें फंड प्रदान करेगा। यहाँ तक स्पष्ट है? तो इसीलिए हमारे दोनों कथन गलत हो जा रहे हैं। पूछ रहे हैं कि उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ना तो 1 ना तो 2। इस आधार पे हमारे इस प्रश्न का उत्तर आ जाता है। ठीक है, तो देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आए ना, देखने में कुछ और लग रहा है, सेंटेंस कुछ और हो रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहती हूँ। एक उदाहरण के तौर पर जो मैं बताने जा रही हूँ उस प्रश्न का इससे कोई लिंक नहीं है, बस वो एक आपको ना जैसे एक ऑप्शन के तौर पे मैं बता रही हूँ। जैसे यहाँ पर अनुसंधान और साइंस एंड टेक लिखा था तो हम कंफ्यूज हो सकते थे। ऐसे ही आपने अभी हाल ही में सुना होगा, अधिकतर लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, अब सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने सुना होगा ऑपरेशन गंगा के बारे में। जी हाँ, मैं ऑपरेशन गंगा की बात कर रही हूँ। तो इसमें क्या हुआ था, नाम से देखिए कैसा लग रहा है कि हो सकता है कि गंगा के इसमें साफ सफाई की बात की गई हो या गंगा के लिए कोई मिशन स्टार्ट किया जा सकता है। मे बी इट कैन बी पॉसिबल, बट दिस इज नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन गंगा जो है वो हमारा किस लिए शुरू किया गया था, इसमें क्या हुआ था, यूक्रेन और रशिया का जब युद्ध का प्रारंभ हुआ था उस वक्त हमारे भारतीय यूक्रेन में फंस गए थे, तो उनको वहां से निकालने के लिए, उनको वहां से सुरक्षित लाने के लिए हमारी सरकार ने ऑपरेशन गंगा जैसे एक मिशन को चालू किया गया था। तो देखिए कितनी मजेदार चीज है कि नाम कुछ और इंडिकेट कर रहा है, एक्चुअल में उसका अर्थ और उसका उद्देश्य कुछ और है। तो ऐसी चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है, करंट से जुड़े रहना है, हमारे प्रश्नों के द्वारा अपना अभ्यास बनाए रखना है। बस इसी तरह से आगे हमारी नैया पार हो जाएगी। चलिए देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। तीसरा प्रश्न कह रहा है इसकी कृषि, आते हैं देखते हैं किसकी कृषि मुख्यतः देश के पूर्वी भाग तक सीमित है और इसकी बेहतर वृद्धि के लिए 24 से 38 डिग्री तापमान के साथ आर्द्र प्रकार की जलवायु, किस जलवायु की बात कर रहा है ये, आर्द्र प्रकार की जलवायु लाभदायक है। और कह रहा है कि विश्व में यानी कि वर्ल्ड में भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देखिए ये जो यहाँ पर मैंने आपको पूरा रीड आउट किया क्वेश्चन, ठीक है, चलिए वो तो करना ही था। इसके साथ साथ जब मैं आपको कोई चीज़ हाईलाइट कर रही हूँ ना, तो उसका कोई उद्देश्य है कि जब भी कभी यहाँ पर देखिए आपको नॉलेज देने के लिए मैं नहीं आई, नॉलेज देने के लिए आपको प्राची मैम काफ़ी सही से समझाती हैं चीज़ें, और भी जगह से आप काफ़ी नॉलेज गेन कर लेते होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि आपको प्रश्न अटेम्प्ट कैसे करने हैं। अगर आपको आता है तब तो बहुत बेहतर बात है। इन केस देखिए हर चीज़ तो हम नहीं सीख सकते, या हर चीज़ क्या है हम नहीं याद कर सकते, तो कुछ चीज़ें हम अपने एनालाइज कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हम अपने कॉमन सेंस से कर सकते हैं प्रश्नों को। तो यहाँ पर बस वही डिस्कशन किया जा रहा है, तो कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि कुछ लोग इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक हम सीखने आए हैं, दैट्स इट, सिंपल सी बात है। आइए वापस से अपने प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पर जो हाईलाइट की गई चीज़ें हैं उन पर ध्यान देना है कि यदि इसी प्रकार के कोई प्रश्न आपके समक्ष आपके यूपीएससी में आते हैं तो डरना नहीं, क्योंकि भाई हम तो तैयारी करके आए, हम तो तैयार हैं अपनी तैयारी के लिए। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि उपरोक्त जो विशेषता दी गई है निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन से संबंधित है। तो चलिए भाई एक एक करके हम ये सारी विशेषताएं देख लेते हैं। तो चलिए पहले हम कपास पे नज़र डालते हैं अपने। देखिए कपास क्या इन विशेषताओं से लिंक कर पा रहा है, थोड़ा सा भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर पूर्वी भाग की बात कर रहा है, हम किसी और पे नहीं ध्यान देते, हम पूर्वी भाग पे देखते हैं। लेकिन कपास जो है ना अपना, वो सिर्फ उत्तरी पश्चिमी और पश्चिमी क्षेत्रों में ही उत्पादन उसका भारत में किया जाता है। तो इस आधार पे हमारा जो कपास है वो यहाँ से निकल जाता है। ठीक है भाई, अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हैं। चलो रिलैक्स है, अब धीरे धीरे हम आगे देख रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि गन्ना, अब गन्ना इसमें होता है या नहीं। हाँ मुझे याद आ गया, गन्ना देखिए क्या है कि पूर्वी भाग में ही नहीं, सिर्फ ध्यान दीजिएगा, गन्ना सिर्फ पूर्वी भाग में नहीं बल्कि भारत के अन्य क्षेत्रों में भी इसका उत्पादन होता है। और यहाँ पर तो सिर्फ ये पूर्वी भाग की बात कर रहा है, तो इस आधार पे हमारा ये कथन भी निकल जाता है। अब हमारे पास बचे 2 ऑप्शंस पे कंफ्यूजन क्यों हो सकता है वो देखिए। यहाँ पर एक तरफ झूठ बात कर रहा है, एक तरफ यहाँ पर चाय की बात कर रहा है।
और यहाँ पर जो है 2-3 चीज़ें हैं जो सिमिलर हो सकती हैं, जैसे पूर्वी भाग में तो भाई जूट का भी उत्पादन होता है और कहीं ना कहीं मैंने चाय का भी उत्पादन देखा है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो चाय के लिए भी लगभग 20 से 27, 28 या 30 तक का टेम्परेचर मांगा जाता है, यानी कि तापमान इसका इतना होना चाहिए। तो इस आधार पर तो मैं और कन्फ्यूज हो गए, कैसे करेंगे ये? तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आइए अपनी आखिरी लाइन पे कह रहा है कि विश्व में भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है। लेकिन चाय पे आते हैं। चाय देखिए क्या है, विश्व में भारत का जो चाय में उत्पादन है ना, वो हमारे सेकंड पोजीशन पे आता है विश्व में। विश्व में भारत जो है चाय के उत्पादन में, साधारण सी बात है, वो दूसरी पोजीशन पे आता है, ना कि पहली। यहाँ पर कह रहा है सबसे बड़ा उत्पादक, तो यहाँ पर हमारा ये कथन भी गलत हो जाता है और इस आधार पे हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जूट जो है इन सभी विशेषताओं के बारे में सही बात कह रहा है, मतलब जूट के बारे में सही विशेषताएं सही हैं। चलिए, तो इस आधार पे हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, अपने चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। ये रहे स्टेटमेंट, विचार करते हैं क्या है इसमें। संघवाद संप्रभु राज्यों इकाइयों का ऐसा समूह होता है जिन्हें संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं होता है, यानी कि अलग होने का अधिकार नहीं होता है। ये तो रही भाई संघवाद के बारे में बता रहे हैं। आइए वापस से इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, 2 चीज़ों पे देखिए ध्यान दीजिए, सब भूल जाइए, 2-3 चीज़ों पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर संघवाद यानी कि संघ, यानी कि केंद्र या यूनियन की ये बात कर रहा है। देखिए वहीं पर कह रहा है कि संप्रभु राज्य। देखिए जब केंद्र ही जहाँ पर सर्वोसर्वा है वही संप्रभु है। अब कंफ्यूज मत होइएगा, संप्रभु देख लीजिए, यहाँ पर पहले संप्रभु जान लीजिए क्या है कि संप्रभु जो होते हैं वो क्या होते हैं कि अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं। और यहाँ पर संप्रभु राज्यों की बात की गई है संघवाद के साथ कि संप्रभु राज्य जो है वो अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं। तो खुद सोचिए, एक ही देश में वहाँ पर केंद्र अगर सर्वोसर्वा है, केंद्र ही संप्रभु है, तो वहां पर राज्य कैसे संप्रभु हो सकता है? संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि संघवाद में ऐसे राज्यों इकाइयों का समूह होता है जो संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं रखते हैं, जबकि संप्रभु राज्य क्या होता है, वो अपने निर्णय स्वयं लेते हैं, वो स्वतंत्र होते, तो हो सकता है वो अपना संघ से पृथक होने का अधिकार रखते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर संघवाद के संदर्भ में बात की गई है। अब मजेदार बात यह है कि इस सेंटेंस में 2 कॉन्ट्राडिक्टिव वर्ड्स दिए गए हैं। जैसे एक आपको दिया है संघवाद, वहीं पर आपको संप्रभु राज्य दिए गए। ये दोनों ही बातें अलग अलग है, इनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि संघवाद में संप्रभु राज्य आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पर ये कथन हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, दूसरा कथन क्या कह रहा है, परिसंघवाद। देखिए संघवाद के बिल्कुल ऑपोजिट अगर आप देखेंगे तो परिसंघवाद है। इसमें क्या है, मोटा मोटा समझते हैं कि इसमें संप्रभु राज्य कौन, जो अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं। तो परिसंघवाद में संप्रभु राज्यों का एक ऐसा समूह है जिन्हें परिसंघ से पृथक होने का अधिकार होता है। ये अलग हो सकते हैं क्योंकि इनको तो स्वतंत्रता है अपना निर्णय लेने की, तो ये चाहे तो संघ से अलग हो सकते हैं। तो इस आधार पर हमारा ये कथन करेक्ट हो जाता है, पहला वाला गलत हो जाता है। और पूछ रहे हैं कि उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन आपके सही हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 जो है वो करेक्ट है, जबकि पहला इसमें इनकरेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। चलिए विचार करते हैं। पहला कथन कह रहा है इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि आईपीओ किसी कंपनी द्वारा द्वितीयक बाजार में धन जुटाने हेतु प्रतिभूतियों की प्रथम सार्वजनिक बिक्री है। देखिए ये जो पहला कथन है ना, इसे देखने में लग रहा है काफ़ी भारी भरकम सा है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम और थोड़ा सा साधारण बनाने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए कैसे। यहाँ पर इसको भूल जाइए, अभी कथन में है ही नहीं। देखिए किसी कंपनी द्वारा आईपीओ, किसी कंपनी द्वारा धन जुटाने हेतु प्रतिभूतियों यानी कि शेयर्स की बात कर रहा है कि प्रथम सार्वजनिक बिक्री है। ये जो बात है वो तो एकदम करेक्ट है। अब भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये द्वितीयक बाजार यहाँ होगा या प्राथमिक यानी कि प्राइमरी मार्केट होगा, तो पहले हमें इसका डिफरेंस समझना होगा। देखिए क्या होता है, पहले हम प्राइमरी मार्केट को समझते हैं। उसमें क्या होता है कि कोई कंपनी जब अपना शेयर मार्केट में लेकर आती है, ठीक है, आईपीओ के थ्रू उसको शेयर मार्केट में लेकर आती है और अपना शेयर मार्केट में बेचती है किसी व्यक्ति को, तो वो हमारा प्राथमिक बाजार के अंतर्गत आ जाता है। वहीं हमारा द्वितीयक मार्केट क्या होता है, इसके अंतर्गत जो व्यक्ति वो शेयर खरीदता है उस
कंपनी से वही शेयर किसी अन्य व्यक्ति को जब बेचता है तो वो क्या कहलाता है, द्वितीयक बाजार कहलाता है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, कंपनी की बात कर रहा है, प्रथम सार्वजनिक बिक्री की बात कर रहा है, फिर इसके बाद इनिशियल भी कह रहा है। इनिशियल मतलब शुरू में ही कोई चीज़ अभी स्टार्ट हुई है। तो देखिए यहाँ पर तीनों चारों चीज़ें क्या कह रही हैं कि क्या ये कथन ठीक है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी मार्केट में ये सारी गतिविधियाँ होती हैं, ना कि द्वितीयक बाजार में। तो इसी आधार पे हमारा ये कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी कि एफपीओ किसी लिस्टेड कंपनी द्वारा आईपीओ के पश्चात यानी आईपीओ के बाद अतिरिक्त धन जुटाने हेतु हमारे अपने शेयर्स को सार्वजनिक बिक्री करता है। देखिए इसको और साधारण भाषा से हम समझते हैं। ये तो रही सेंटेंस की बात। देखिए क्या होता है ना कि आईपीओ के बाद यदि किसी कंपनी को लगता है कि उसे और निवेश करने के लिए और धन की ज़रूरत है तो वो कैसे धन जुटाएगा? तो फिर वो क्या करेगा, आईपीओ के बाद वो वापस से मार्केट में, शेयर मार्केट में अपना वापस से फिर और शेयर लेकर आएगा, उसे बेचेगा, उससे धन जुटाएगा। तो इसे क्या कहते हैं हम, एफपीओ कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, एफपीओ। देखिए शब्द को अगर हम तोड़ेंगे तब भी हम इससे क्लियर हो सकेंगे कि क्या कहने का मतलब है। यहाँ फॉलो की बात कर रहा है। फॉलो आप कब किस चीज़ को करते हैं, जब वो चीज़ हो चुकी होती है उसको देख के हम उसको कॉपी करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसी के ट्रेंड पे हम चलते हैं। तो यहाँ पर वो फॉलो करने की बात कर रहा है, इसीलिए इसका क्या नाम दिया गया है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। और इसी आधार पे हमारा ये कथन सही हो जाता है। तो क्या पूछ रहे हैं कि कौन से कथन सही नहीं है? तो देखिए इसमें हमारा पहला कथन जो है वो गलत है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ से निकल जाता है, जबकि ऑप्शन ये जो दूसरा कथन है वो एकदम करेक्ट है, क्योंकि इसमें बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो देखिए इस तरह से हमारा आंसर निकल आया। तो यहाँ पर क्या है, देखिए आज के अपने प्रश्नों को हम यहाँ पर इसको समाप्त करते हैं। और मैं आप सभी से आशा करती हूँ कि आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। आप अपने सुझाव हमें हमारे कमेंट बॉक्स में दें, ताकि कुछ आप हमसे और कुछ हम आपसे सीख सकें। इसी तरह से आप हमारे चैनल पे बने रहें, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।